हेलो एवरीवन, मैं इंदु आसेरी, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की अवधारणा को। आज विश्व के समस्त देश, चाहे वो विकसित हों, अर्ध विकसित हों, आर्थिक विकास की होड़ में लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सभी देश अपने आर्थिक विकास में लगे हुए हैं। विश्व की 3/4 जनसंख्या जो है वह निर्धनता से ग्रस्त है। कुछ देश विकसित हो चुके हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, पाश्चात्य देश। तो कुछ देश जो अफ्रीका के देश हैं या बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। विश्व के विकसित राष्ट्रों की कुल 18% जनसंख्या विश्व आय का 67% से अधिक भाग प्राप्त करती है, जबकि अर्ध विकसित राष्ट्रों में विश्व जनसंख्या का लगभग 67% भाग है और यह विश्व का सिर्फ 15% भाग ही प्राप्त करते हैं। तो इतनी असमानताएं हैं। यदि सभी देशों का आर्थिक विकास समान रूप से हो जाए तो यह आर्थिक विषमता की जो गहरी खाई है उसे हम पाट सकते हैं। सभी देशों को विकसित करने के लिए जो अर्ध विकसित राष्ट्र हैं, गरीब देश हैं, उनको तीव्र गति से अपना आर्थिक विकास करना होगा। इसलिए आर्थिक विकास जो विषय है, टॉपिक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि दोनों अलग अलग हैं। हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक विकास की, कि आर्थिक विकास शब्द का मूलतः अर्थ क्या है, इसके संदर्भ में क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। सामान्य तौर पर आर्थिक विकास का अभिप्राय आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन की उस प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसके द्वारा उत्पादन शक्ति, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में स्थायी वृद्धि होती है। आर्थिक संरचना व देशवासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तनों से जनता के जीवन स्तर में सुधार, वितरण व्यवस्था में न्याय और मानव के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है और अंततः आर्थिक समृद्धि एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति में भी वृद्धि होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास में चहुं ओर से विकास होता है। अब हम आर्थिक विकास की परिभाषाओं को देखते हैं। आर्थिक विकास की अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग संदर्भ में जो है परिभाषाएं दी हैं। हम अलग अलग बिंदुओं को लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लेते हैं कि यदि आर्थिक विकास का अर्थ वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से लिया जाए और वह वृद्धि भी दीर्घकालीन वृद्धि हो, तो उसके संदर्भ में किन किन अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं। इसमें सबसे पहले परिभाषा हम लेते हैं प्रोफेसर मेयर और बॉल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। इस परिभाषा की देखिए 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि आर्थिक विकास जो है वो परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है जिसमें अनेक आर्थिक चल राशियां जो हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन विकास के कारण जो है वो होता है। दूसरा, अगर हम इस परिभाषा की विशेषता देखें तो वो है कि आर्थिक विकास का संबंध वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। कि आर्थिक विकास जो है सिर्फ राष्ट्रीय आय में वृद्धि से हम उसका संबंध नहीं कर रहे हैं, कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जबकि वास्तव में जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है हम आर्थिक विकास को उसी के साथ जोड़कर देख रहे हैं।
मूल्य स्तर में जो परिवर्तन के बाद समायोजित होकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आता है, राष्ट्रीय आय आती है, हम उस राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास के साथ संबंध कर रहे हैं। तीसरी विशेषता यह बताई गई है कि अर्थव्यवस्था की जो ये राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि दीर्घकालीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक कारण से एक वर्ष में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई तो हम उसे आर्थिक विकास के साथ जोड़ रहे हैं, नहीं, दीर्घकाल को हम लेकर चल रहे हैं। अल्पकाल में तो सामान्यतः किसी भी जो है कारण से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है और वो वृद्धि अस्थायी होगी, अस्थायी हो सकती है। लेकिन यदि हम दीर्घकालीन वृद्धि को देखेंगे तो वो वृद्धि स्थायी वृद्धि होगी और वह प्राय 10 से 20 वर्षों तक की होती है। लेकिन इस परिभाषा को एक पक्षीय और अपूर्ण परिभाषा कहा गया क्योंकि इसमें देश के आकार, जनसंख्या की मात्रा पर ध्यान नहीं दिया गया, वितरण पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इस तरह से इस परिभाषा में कुछ कमियां हैं। तो अब हम अगली परिभाषा ले लेते हैं। आर्थिक विकास अगर प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में वृद्धि के संदर्भ में लें तो आर्थिक विकास की क्या परिभाषा होगी? इस संदर्भ में W.A. लेविस ने अपनी परिभाषा दी है। आर्थिक विकास का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से है। इसी तरह प्रोफेसर बेरन ने जो है उन्होंने भी परिभाषा दी है। आर्थिक विकास या वृद्धि को निश्चित समय में प्रति व्यक्ति भौतिक उत्पादन की वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। लेविस ने प्रति व्यक्ति उत्पादन लिया, इन्होंने प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं का उत्पादन लिया। इसी तरह किंडलबर्गर और हेरिक ने भी अपनी डेफिनेशंस दी। उन्होंने कहा किसी देश में आर्थिक विकास के लिए उसकी कुल राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि से अधिक होनी चाहिए। प्रोफेसर विलियमसन और बट्रिक जो है वो भी अपनी डेफिनेशन देते हैं। उनके अनुसार आर्थिक विकास या वृद्धि का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी देश या क्षेत्र के लोग उपलब्ध साधनों का उपयोग प्रति व्यक्ति वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में स्थिर वृद्धि के लिए करते हैं। अब यहाँ हर परिभाषा में कहीं न कहीं प्रति व्यक्ति आय आई है, लेकिन इन परिभाषाओं में जो धन है उसका न्यायोचित वितरण कहीं नहीं दिखाई देता और न्यायोचित वितरण के अभाव में यह आर्थिक विकास की परिभाषा भी अधूरी कही गई। अगली परिभाषाएं जो हैं वो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास की जो राष्ट्रीय आय की कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं की कमियों को दूर करते हुए मानव के अधिकतम आर्थिक कल्याण, उनके अनुसार आर्थिक विकास का आशय केवल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से नहीं वरन राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण, अर्थव्यवस्था की संरचना व देशवासियों की मान्यता व दृष्टिकोण के अनुकूल परिवर्तनों की प्रक्रिया आदि से भी है, ताकि जनसंख्या के जीवन व्यापक दृष्टिकोण से प्रेरित संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवेदन की परिभाषा जो है वह भी यहाँ उल्लेखनीय है। विकास मानव की भौतिक आवश्यकताओं से नहीं अपितु उसके जीवन की सामाजिक दशाओं के सुधार से भी संबंधित है। अतः विकास न केवल आर्थिक वृद्धि है बल्कि आर्थिक वृद्धि और सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तनों का योग है। तो इस तरह हमने देखा कि आर्थिक विकास की अलग अलग दृष्टिकोणों के आधार पर परिभाषाएं दी गई। अधिकांश अर्थशास्त्री आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से व्यक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और आर्थिक वृद्धि या उन्नति की अवधारणा की।
सामान्यतः हम ये कहते हैं कि ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है, आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति, आर्थिक वृद्धि। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री इसमें भेद करते हैं। श्रीमती उर्सुला हिक्स जो है वो कहती हैं कि आर्थिक वृद्धि या आर्थिक उन्नति शब्दों का प्रयोग उन देशों के लिए किया जाता है जो आर्थिक दृष्टि से उन्नत हैं और अधिकांश साधन ज्ञात एवं विकसित हैं उनके, जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग उन पिछड़े देशों के लिए किया जाता है जहां अधिकांश प्राकृतिक और मानवीय जो साधन हैं वह अशोषित है और अर्धविकसित है, जहां उन साधनों का उपयोग और विकास अभी होना है, उसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसी तरह प्रोफेसर बोने ने अपने ये परिभाषा दी। उनका मत था कि आर्थिक उन्नति की प्रगति स्वतः होती है जो प्राय विकसित राष्ट्रों में होती है, जबकि आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में साधनों के विदोहन में निर्देशन, नियमन व पथ प्रदर्शन को मुख्य आधार मानता है, जो अधिकांशतः अर्धविकसित देशों से संबंधित होता है। शुम्पीटर ने इसी संदर्भ में अपनी परिभाषा दी है कि आर्थिक वृद्धि या उन्नति का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के दीर्घकाल में होने वाले क्रमिक और स्थिर परिवर्तन से है, जो जनसंख्या व बचत दरों में परिवर्तन से उत्पन्न होता है, जबकि आर्थिक विकास का तात्पर्य स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में रुक कर और स्वाभाविक परिवर्तनों से है, जिसमें नवीन उत्पादन पद्धतियों, नवीन उत्पादन साधनों के प्रयोग से नवीन वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है। जो आधुनिक शब्दावली है उसमें आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में मानव के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में किया गया है, जबकि केवल मानव की आर्थिक उन्नति ही नहीं वरन मानव की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों की प्रगति का समावेश होता है। जबकि जो आर्थिक उन्नति शब्द का प्रयोग है वह केवल मानव की आर्थिक उन्नति के संदर्भ में ही प्रयोग में लिया जाता है। माइकल पी टोडारो जो हैं वो कहते हैं विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामाजिक संरचना, जनता के दृष्टिकोण तथा राष्ट्रीय संस्थाओं में व्यापक परिवर्तनों के साथ साथ आर्थिक प्रगति में तेजी, विषमताओं में कमी तथा निरपेक्ष गरीबी उन्मूलन आदि परिवर्तनों में समावेश होता है। इस प्रकार हमने देखा कि इन सभी शब्दों में कहीं न कहीं अंतर है। अब हम देखें अगर कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, अगर हमें इनका अंतर देखना हो तो हम कह सकते हैं पहला क्या कि आर्थिक वृद्धि का अभिप्राय अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में होने वाले परिवर्तनों से है। वो परिवर्तन स्थिर होने चाहिए। जनसंख्या और बचत दरों में परिवर्तन से उत्पन्न होने चाहिए, जबकि आर्थिक विकास जो है उसका अभिप्राय स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में स्वाभाविक परिवर्तनों से है। ये अल्पकाल से संबंधित हो सकता है, जिसमें नवीन उत्पादन पद्धतियों, नवीन उत्पादन साधनों के प्रयोग से नवीन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। दूसरा हम अंतर देख सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि जो है वो अर्थव्यवस्था में सामान्य वृद्धि का सूचक है, जबकि आर्थिक विकास की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से विकास की सूचक बताती है। तीसरा हम कहें तो ये कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि विकसित एवं उन्नत देशों की समस्याओं से संबंध रखती है, जबकि आर्थिक विकास अल्प विकसित और विकासशील देशों से संबंध रखती है। इसी तरह हम कह सकते हैं आर्थिक वृद्धि स्वचालित प्रकृति की होती है, जो मुक्त अर्थव्यवस्था का लक्षण है, जबकि आर्थिक विकास
उसमें नियंत्रण होता है, प्रभावी परिवर्तन की प्रधानता होती है और निर्देशन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह विकसित और समृद्ध देशों में उत्पादन, आय, रोजगार में वृद्धि करने पर जोर रहता है, जबकि आर्थिक विकास गरीब एवं अल्प विकसित देशों में आय स्तरों, उत्पादन और रोजगार के तीव्र गति की वृद्धि पर बल देता है। अब हम देखते हैं कि आर्थिक विकास के मापदंड क्या है। हम किन आधारों पर किसी देश का आर्थिक विकास मापते हैं। कुछ तो हमने अभी परिभाषाओं में देख लिया कि राष्ट्रीय आय को हम लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय को हम लेते हैं, इसके मानव कल्याण को हम लेते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, परिभाषाओं के आधार पर भी हमने देखा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो है उसे हम आर्थिक कल्याण का एक मापदंड मानते हैं। दीर्घकालीन वृद्धि जो है वह होनी चाहिए आर्थिक विकास के लिए। पर केवल यही आधार जो है वह महत्वपूर्ण नहीं है। यदि जनसंख्या में वृद्धि की दर विकास की दर से अधिक हो या राष्ट्रीय आय की गणना में आधार मूल्यों व वर्तमान प्रचलित मूल्यों में अंतर हो तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं निकलेंगे। इसलिए राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं तो वास्तविक राष्ट्रीय आय हमें लेनी होती है। हमें देखना होता है कि मूल्य परिवर्तन के प्रभाव को सुधार लेने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि को निरपेक्ष रूप से आर्थिक प्रगति का सूचक माना जाना चाहिए। क्या ऐसा संभव हो पाता है, यह हमें देखना पड़ेगा। अर्धविकसित राष्ट्रों में कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय को मापने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। वहाँ आंकड़े ही उपलब्ध नहीं होते हैं, लोग अपनी सही जानकारियाँ ही नहीं देते हैं। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय को भी आर्थिक विकास का मापदंड कहा गया है। कुल वास्तविक आय की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि है उसे आर्थिक विकास का उचित मापदंड मानते हैं, प्रति व्यक्ति आय को, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के संदर्भ में देखती है। पिछड़े राष्ट्रों में जहां जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है वहां प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ही उन्हें निर्धनता से मुक्ति मिल पाती है। उन दोनों का अनुपात अगर हम लेते हैं तभी हमें पता चल पाता है कि वास्तव में जो आर्थिक विकास हुआ है या नहीं। इसके अलावा वास्तविक विकास दर का सामान्य दर से अधिक होना यह भी एक मापदंड माना गया है। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है जब किसी देश में वास्तविक विकास दर विश्व की सामान्य विकास दर से अधिक है तो उसमें आर्थिक विकास की गति अधिक मानी जाती है। जब वास्तविक विकास दर विश्व की सामान्य दर से कम है तो अर्थव्यवस्था को अर्धविकसित और स्थिर माना जाता है। इसके आधार पर जो है वह कैलकुलेट किया जाता है आर्थिक विकास, पर यह भी कोई उचित पैमाना नहीं है। आर्थिक विकास के मापदंडों में अगला बिंदु हम ले सकते हैं वितरण व्यवस्था, कि राष्ट्रीय आय का जो वितरण है वह समुचित होना चाहिए। अगर राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि के साथ साथ उसका न्यायोचित वितरण हो, सबके पास पर्याप्त आय हो, तो उसे आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। इसी तरह मानव कल्याण में वृद्धि, कि सिर्फ आय में वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है, देश में रहने वाले सभी लोगों के कल्याण में भी वृद्धि होनी चाहिए, यह आवश्यक है। व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन, जब कृषि प्रधान देश औद्योगिकरण की ओर अग्रसर होता है तो यह आर्थिक विकास का परिचायक माना गया है। इसके अलावा भी औद्योगिकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार, आधारभूत संरचना का विकास, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, शक्ति और ऊर्जा का प्रति व्यक्ति उपभोग, ये कई बिंदु हैं जो कि आर्थिक विकास के मापदंड के रूप में मापे जाते हैं।